बिहार में क्या नीतीश कुमार को हटाकर ललन सिंह को अब सीएम कुर्सी की जिम्मेदारी सौंपने में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा यहां पर सियासी खेल खेलने की तैयारी कर रही है? क्या ललन सिंह ही अब बिहार में जेडीयू की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? क्या ललन सिंह ने अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है? क्या नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह अब बड़ी चुनौती बन जाएंगे? क्या ललन सिंह दिल्ली में सक्रिय रहते हुए बीजेपी के इतने करीब हो चुके हैं? दरअसल बता दें कि आगामी वक्त में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा होने वाली है। उस जनसभा से पहले आरजेडी को चुनौती देने के लिए यहाँ पर ललन सिंह ने पटकथा लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि आरजेडी और महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल बिहार में इस बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में यदि हर कोई कार्यकर्ता 5000 अपने साथियों को लेकर मौजूद नहीं हुआ तो उनका टिकट कट जाएगा। ऐसे में क्या भारी भीड़ जुटाना ही टिकट मिलने की गारंटी है? क्या भारी भीड़ को लेकर आना ही टिकट मिलने को लेकर के यहाँ पर एक मोहर लग जाती है? क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह का ये बयान सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में और विशेष तौर पर जेडीयू में खलबली देखने को मिल सकती है। पिछले 6 महीने में देखा जाए तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार करीब 5 से 6 बार ये बयान दे चुके हैं कि उनके पिता ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और कहीं ना कहीं पटना में जो पोस्टर लगे हैं उसमें निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी की मांग भी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यक्ष प्रश्न ये है कि आखिरकार क्या ललन सिंह ने वो तैयारी करना शुरू कर दिया है? 12 सांसद बिहार में जेडीयू के पास हैं, जिसमें से 6 सांसद यहाँ पर राजपूत समुदाय से आते हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो सवर्ण समुदाय से आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 7 सांसद कहीं ना कहीं, जिसमें ललन सिंह भी शामिल हैं, इन 7 सांसदों की मौजूदगी आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि बिहार में जाहिर तौर पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें फिर से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से देखा जाए तो सीटों के लिहाज से आधे पर ही नजर आ रही है। बीजेपी के पास 80 से अधिक सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास महज 44 सीटें हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब ललन सिंह क्या बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब ललन सिंह को लेकर के ये खबरें शुरू हुई कि ललन सिंह पार्टी को छोड़ सकते हैं, पार्टी में बगावत कर सकते हैं, ये वाकया वर्ष 2023 का है, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ा यहाँ पर सियासी खेल खेलने की तैयारी की। नीतीश कुमार ने 2023 में साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2023 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में नीतीश कुमार ने ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा छीनते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए अब वो जेडीयू को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू बिहार में वाकई आगे आने वाले वक्त में कमजोर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 2015 के मुकाबले देखा जाए तो 2025 के आते आते पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जेडीयू का वोट बैंक लगातार छिटका है, और इसका अंदाजा नीतीश कुमार को भी हो चुका है कि अब बिहार में उनके लिए उतना बड़ा किंग मेकर और किंग बनने का यहाँ पर समीकरण नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए आने वाला वक्त काफी चुनौतीपूर्ण बन रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार ऊहापोह की स्थिति में नजर आ रहे थे, जिसमें वो लगातार इस सोच विचार में थे कि इस बिल का समर्थन किया जाए या इस बिल का खंडन किया जाए। यदि जेडीयू उस बिल का खंडन करती तो बिहार में नहीं बल्कि देश भर में राजनीतिक भूचाल आ सकता था, एनडीए की सरकार केंद्र से गिर सकती थी, नीतीश कुमार बड़ा यहाँ पर बीजेपी के लिए एक एनिमी दुश्मन बन सकते थे। लिहाजा जेडीयू ने और ललन सिंह ने ये रणनीति बनाई कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी का समर्थन कर दिया जाए, और ललन सिंह ने सदन में खड़े होकर जेडीयू का पक्ष रखते हुए कहा कि जेडीयू इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है। जिसके बाद बिहार में भूचाल आया और जेडीयू के खिलाफ मुस्लिम समुदायों ने अपना ऐलान करते हुए कहा कि अब
जेडीयू, एलजेपीआर और जो एनडीए गठबंधन के सेक्युलर सहयोगी दल हैं, उनके किसी भी राजनीतिक या सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं होगा। इसके बाद लगातार अब ये चर्चाएं हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो कि बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी उनको निशाना बना रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अब खटारा चीफ मिनिस्टर कहने लगे हैं। तेजस्वी यादव ये हुंकार भर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या उसी मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये हुंकार भरी जा रही है, या जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने में आरजेडी कभी पीछे नहीं रही है? दरअसल एनडीए के सहयोगी दलों के तरफ से जो मुस्लिमों की तरफ से ये एक फरमान आया है कि अब एनडीए के सहयोगी सेकुलर दलों को सहयोग नहीं दिया जाएगा मुस्लिम समुदाय की तरफ से। ऐसे में तेजस्वी यादव की बाँछें खिली हुई है। दरअसल नीतीश कुमार के लिए अब ये बड़ा चैलेंज है कि सीएम कुर्सी को बचाना। सम्राट चौधरी जिस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, उसी दौरान ये ऐलान कर चुके थे कि अब आने वाला वक्त नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर करो या मरो का वक्त होगा, और नीतीश कुमार आगे आने वाले वक्त में बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जब तक बीजेपी के किसी नेता को नहीं बैठा देता तब तक अपना मुरैठा नहीं खोलूंगा। लेकिन वो बात गलत साबित हुई और जो सम्राट चौधरी हैं वो लगातार अब नीतीश कुमार के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर ही काम कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ललन सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं बिहार में अपने आप को देख रहे हैं। और ललन सिंह की ये कोशिशें भी है कि बिहार में जिस तरीके का सियासी समीकरण है, जिस तरीके के जातीय समीकरण है, उसमें बीजेपी के साथ मिलकर यदि चुनाव लड़ना है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यहाँ पर ललन सिंह के बिना उतने राजनीतिक तौर पर परिपक्व एनडीए में नहीं हो सकते। और ऐसे में ललन सिंह की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ललन सिंह का एक बयान सुनिए जो उन्होंने संसद में भाषण दिया। उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक यानी कि मुस्लिम समुदाय जो थे उनके खिलाफ उतर आए, और उसके बाद अब ललन सिंह का बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में रहते हुए दावा मजबूत हो गया है। जेपीसी में जाने के पहले तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे। लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या?
आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है, आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई?